देखो सबसे पहले जो बात स्टार्ट हुई, एक पटोलेमी आदमी था आज से 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले। पुरानी बात है बेटा। इस बंदे ने क्या कहा था, इसने एक मॉडल दिया, उसका नाम था मॉडल का जियोसेंट्रिक मॉडल। थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे लेकिन मोटी मोटी, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब क्या है कि अर्थ आपकी सेंटर में है और बाकी स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ सेंटर में है, बस ये याद रखना, बाकी सारी चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, अर्थ सेंटर में। इसके बाद आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने बेटा मॉडल दिया था हेलियोसेंट्रिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि सन सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उसके अराउंड रिवॉल्व कर। तो यहां पर सेंटर पर क्या है, बाकी सारी चीजें रिवॉल्व कर। इस पर यकीन जल्दी हो जाता है, इस पर यकीन होता है। इसके बाद और भी आए, उनमें से बेटा एक गैलीलियो भी था। भाई आगे पीछे थोड़ा बहुत, हम डेट ऑफ बर्थ की बातें नहीं कर रहे, ठीक है ना, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये इंडिया में बातें कर रहे थे। ये फॉर्मूला गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने बेटा सेम मॉडल दिया, मतलब इन दोनों के विचार से। एक कोपरनिकस का ऐसा कुछ नाम था, उसने बेटा सेम मॉडल दिया। लेकिन इसके बाद जो बंदा आता ना, टेचो बराए, इस बंदे ने कमाल किया। बाकी सभी ने अच्छा। इसका काम क्या था, रोज शाम को बेटा बैठ जाता था, जब आसमान में तारे आते थे उनको ऑब्जर्व करता रहता था और लिखता रहता था भी कौन सा आज कहाँ है, कौन सा कहाँ है। बहुत मुश्किल काम है, सोच कर देखो, तारों से बातें करना। पूरी ज़िंदगी बेटा लगा दी इसने, ऑब्जर्व करता था, लिखता था भी फलाना कहाँ। एक पहला बात तो हैरान करने वाली ये है कि पहचान पता नहीं कैसे रखता था भी कौन सा। ये नहीं कोई अच्छे लेवल का बेटा माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, ऐसा कुछ था ही नहीं उस ज़माने में। तो नेक्ड आई से ऑब्जर्वेशन लेता रहता था और उसको लिखता रहता था। पूरी ज़िंदगी इसने लगा, और एक बुक में जो लिखता था, एक बुक पब्लिश करके। अब उस बुक में इसमें छोटी के लिए बातें लिखी थी भी इसके बाद ये हुआ, ये तारा यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, कुछ बातें। इसका एक असिस्टेंट था, इसी का एक असिस्टेंट था, उसका नाम क्या था बेटा, केपलर। इसने जो लिखा था उसने उसको बेटा समझा अच्छे से, काफ़ी साल बेटा उसने 15-16 साल तो बेटा उसने लगा दी उसकी सारी ज़िंदगी की लिखत को बेटा समझने के लिए। 15-16 साल उसने लगा दिए होंगे। अब इसने बेटा 3 लॉ दिया, करवाए गए होंगे। इसने उस चीज़ों को समझ कर 3 लॉ दी। तो सबसे पहला लॉ कौन सा बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो बेटा 3 लॉ थे केपलर के। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट लॉ,
लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसने बताया उसको देखकर कि ठीक है सन सेंटर पर है, ये बात ठीक है, उसके अराउंड जो बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं वो सर्कल में नहीं घूम रहे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलिप्स पढ़ा है मैथ में या नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ लिया। तो इसका ये कहना था कि मान लो एक इलिप्स बनाते हैं, और बेटा इलिप्स के आप पढ़ोगे दो एक्सिस होते हैं, जिसको ओवल शेप बोलते थे ना, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। अच्छे से डिटेल में करोगे। इसकी दो फोकी होती हैं, पैराबोला पढ़ोगे उसके अंदर एक फोकी होती है। अच्छा, फोकी का मतलब क्या है? लेंस पढ़े होंगे, लेंस में आप पढ़ते थे कि पैरेलल रेज आती हैं, ठीक ना? तो बेटा अगर आप कौन सा करते थे? कनकेव करते थे। कनकेव में क्या होता है? चलो मिरर ले लो, मिरर ले लो। इस केस में अगर पैरेलल रे आती हैं तो क्या होता है? फोकस पर मिलती है, उसको फोकस बोलते हैं, फोकी बोलते हैं। पैराबोला में देखो, अच्छा असल ज़िंदगी में ना, असल ज़िंदगी में सर्कल में असल में फोकस पर कन्वर्ज, ये पर्दे की बात है, 12th क्लास में वेद खुलेंगे कि असल में सर्कल अगर लोगे, सर्कुलर शेप लेंस की, तो फोकस पर सारी रेज कन्वर्ज नहीं करें। तो असल में बेटा ये शेप लेते हैं, ये पैराबोलिक लेते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट देखी, आज के ज़माने को छोड़ दो, अब तो फैशन आ गया ना, पुराने ज़माने की गोल सी हुआ करती थी, वो थोड़ी सी ऐसी हुआ करती थी। और उनके फोकस पर क्या रखते थे बेटा? लाइट लगाते थे, फोकस पर लाइट, क्योंकि वहाँ से रेज निकलती थी, टकराती थी, पैराबोलिक शेप है तो पैरेलल हो जाती थी ताकि दूर तक चली जाए। यही मेन पर्पज था ना, पैरेलल होगी इन्फिनिटी तक जाएंगी। इन्फिनिटी मतलब 1-2 किले तक चली जाएगी बेटा। तो वहाँ पर पैराबोलिक शेप होती है असल में। और पैराबोलिक में बेटा एक फोकी होती है, इलिप्स बेटा दो फोकी है। एक ये मान लो यहाँ से होती है एक, और एक इसके पास दो फोकी होती है। इन दोनों फोकी में से किसी एक पर क्या है बेटा? सन है। सेंटर पर नहीं है, कहीं सोचो यहाँ पर है ना, ना किसी एक फोकी पर। मान लो बेटा यहाँ पर हम सन देवता बना देते हैं, ये सन आ गया, और बाकी प्लैनेट्स बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये अर्थ ही मान लो आपकी, ये सर्कुलर पाथ में, सॉरी सर्कुलर क्या, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व। तो पहला लॉ बेटा क्लियर हुआ। तो लिख सकते हो या प्लैनेट्स, पहला बेटा लो ये था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। सेकंड लॉ बेटा कोई बच्चा बता सकता है? लॉ ऑफ एरिया। फिगर यही चलेगी, इसी में समझा देंगे। ये कहते क्या है?
कहते हैं बेटा मान लो ये सन है, ये आपका कोई प्लेनेट हो सकता है, मान लो अर्थ, इन दोनों से एक लाइन आप ज्वाइन करवा दो ऐसे। अब सन बेटा क्योंकि इसके अराउंड मूव कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मान लो थोड़ी देर बाद बेटा यहाँ पर गई होगी, तो इस लाइन ने कुछ एरिया स्वीप किया, मतलब कुछ एरिया में झाड़ू फेरा है बेटा इसने ऐसे करके। तो ये जो एरिया आया ये वाला, मान लो यहाँ पर कुछ टाइम लिया t, क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ से दूर है, तो कुछ बेटा ये एरिया इसने स्वीप किया। अगर बेटा ये इसके पास आ जाए कहीं यहाँ पर अर्थ, और इक्वल टाइम में बात करें, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। मान लो बेटा आपने ये ले लिया, अब मान लो यहाँ से यहाँ अगर 5 सेकंड लगे तो जितना बेटा एरिया ये बना, यहाँ से अगर 5 सेकंड चलाएंगे उसको, उतना ही एरिया कवर करेगी जितना पहले किया था। अब मुझे लॉजिकली बता दो कि सर ये तेज मूव करेगी कि आराम से करेगी? तेज करेगी, क्योंकि बेटा ये एरिया पतला सा दिख रहा है लेकिन लेंथ ज़्यादा है। उतना एरिया अगर यहाँ कवर करना है तो इसको यहाँ से बस ये इसका लॉजिक है मेन, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर हो, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं दी लाइन joining any planet to the sun sweeps equal area in equal interval of इक्वल एरिया में, सॉरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो बेटा लाइन है ये इक्वल एरिया स्वीप करेगी। अच्छा आपने थोड़ी कल की बात है कि हमने ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था ना, उससे भी इस चीज़ को बेटा समझा जा सकता है, आगे प्रूव भी कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? अब अगर ये दोनों पार्टिकल दूर दूर हैं तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा या कम होगा? अबाउट मान लो, इसके अबाउट बता दो, इसके अबाउट अगर दूर दूर है तब ज़्यादा है या पास आ जाएंगे तब ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पास आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दूर होएगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो बेटा यहीं पर है, ये तो यहीं पर है ना, इसकी तो डिस्टेंस उतनी है, लेकिन ये दूर है तो आर बढ़ गई, पास है तो आर कम हो जाएगी इस तरीके से। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जब पास आएगा तो कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी भाई जब आई कम होगा बेटा ओमेगा बढ़ जाएगा, कल बेटा करके भी दिखाया था। तो मतलब जब पास आएगा तो तेज घूमेगा, दूर जाएगा तो आराम से, पास आएगा तो तेज स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि खुद देखो ना, यहाँ पर बेटा जितने मतलब 5 सेकंड में इतना एरिया कवर किया तो आराम से चला होगा, क्योंकि लेंथ क्या है, बहुत लंबी है बेटा। और लेकिन यहीं से बेटा अगर इसको चलना है और उतना ही एरिया कवर करना है 5 सेकंड में, तो तेज तेज भागना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं इतना ही चलाऊँ तो बेटा बताना ये एरिया ज़्यादा कि ये ज़्यादा? ये ज़्यादा होगा, लंबा है बेटा थोड़ा, ठीक है ना। सेकंड ये इस लॉ का बेटा प्रूफ करवाया गया आपको, इसका हल्का सा है, चलो एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, अगर आप ट्रायंगल लेते हो ना बेटा, और ट्रायंगल में बेटा ये वेक्टर आपको ए दे दिया और ये वेक्टर आपको बी दे दिया, ट्रायंगल वेक्टर दे दिया मान लो, क्योंकि आप इसको पॉइंट बता सकते हो 2,3, 3,5,
7,8 वेक्टर बना सकते हो ना आराम से। इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, हाफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हाफ कर। तो ये वेक्टर से हम, ये 12th क्लास में कई क्वेश्चन आएंगे कि इससे आप ट्रायंगल का एरिया निकालो, या पैरेललोग्राम का आ जाएगा, उसमें हाफ नहीं आता बस, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ यूज़ करेंगे। ये बेटा क्या मान लो आप, ये रेडियस r मान लो, या ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r मान लो। ये छुटकू सा टाइम लिया, थोड़ा सा टाइम बेटा, थोड़ी सी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, dr मान लो। यहाँ से बेटा यहाँ गया, और ये यहाँ से यहाँ। अब इन, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया छोटा सा, अब इन दोनों का जब एरिया निकालोगे, स्मॉल सा एरिया आएगा डी ए, वो आएगा आर क्रॉस डी आर, और बाहर आ जाएगा बेटा 1 बाय, अच्छा एरिया तो बेटा एरिया वेक्टर लिखना तो बेटा वेक्टर लिख लेना, नहीं तो मैग्नीट्यूड है बेटा मैग्नीट्यूड लिख देना। अब डी ए है, इसको बेटा किससे डिवाइड कर दो, डी टी से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हाफ आर एक रफली सा प्रूफ है, प्रॉपर नहीं है, बुकों में दिया होता है वैसे। डी टी को बेटा नीचे लेकर चलते हैं। अब ये बन जाएगा बेटा हाफ आर डी आर बाई डी टी बेटा जाता है आपका वेलोसिटी। मास कांस्टेंट होगा अगर, तो मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर, जो टोटल मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर। तो क्या मैं इस अगले स्टेप में ये लिख सकता हूं, मास कांस्टेंट मैं इसके साथ लेकर चला गया, और नीचे बेटा मास से डिवाइड भी कर दिया। एम वी क्या होता है सागर, मोमेंटम होता है। तो हाफ 2m r क्रॉस p। राहुल r क्रॉस p क्या होता था, r क्रॉस p किसका फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम का था। r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम का। तो यानी कि डी ए बाई डी टी, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लेना ना इसका, बाहर देखो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैंने वेक्टर हटा दिया। ये मैग्नीट्यूड बेटा आपने लेना था, तो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ना, यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड ले लिया, वेक्टर का एल ले लिया, ऊपर से वेक्टर हटा दिया। अब ये एंगुलर मोमेंटम है और ये नीचे मास है। इस सिस्टम में बाहर से टॉर्क लग नहीं रही, सन और प्लैनेट के में बाहर से कोई टॉर्क लग दी, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर बेटा ये चीज़ कांस्टेंट आ गई, डी ए बाई डी टी, ध्यान से देखो ये आ गई आपकी, क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो डी ए बाई डी टी भी क्या आ गया, कांस्टेंट। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा। डी ए बाई डी टी का मतलब ही यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है। 5 सेकंड में 10 यूनिट चेंज हो रहा है, तो बट 10 यूनिट चेंज होगा हर बार। ये प्रूफ बेशक धीरे धीरे भूल जाना, बस एक तो बेटा ये रिजल्ट याद रखना। एक बात ये याद रखना कि डी ए बाई डी टी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात बेटा ये कि जो आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना, सॉरी लॉ ऑफ एरिया,
बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना रहता तो बेटा ये काम हो ही नहीं पाता। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसी वजह से बेटा ये काम हो पाया। ठीक है, तो बातें इसमें याद रखना कौन सी हैं? एक बेटा ये याद रख लेना, प्रूफ नहीं करना, अपने को टीचर ने नहीं करवाया तो छोड़ देना, बट ये याद रखना, ये याद रखना, इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। और एक किस पर बेस्ड है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? इसमें से यह बताया था कि टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहां से एक कांस्टेंट निकल कर आता था बेटा के, ये ए क्या अभी बताते हैं बेटा। तो बेटा ए क्यूब को नीचे ले आओ, मतलब ये चीज क्या आ गई आपकी? कांस्टेंट। इसने ये बताया। अब ये ए है क्या? अभी बेटा फिगर बनाई थी ना लिप्स की, यहां पर बेटा सन बिठाया था, यहां से ये वाला, ये यहां से यहां तक होती है बेटा ए, और यहां से यहां तक ये भी बेटा ए ही होती है। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये माइनर एक्सिस है ये वाला, और ये है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का भी क्या बेटा? हाफ। यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं ए। ठीक है ना? ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। टी टाइम पीरियड बेटा है, चक्कर लगाने वाला टाइम। ठीक है, हाँ जी, हाँ मेजर एक्सिस भाई ये बड़ी एक्सिस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी है, ये तो बड़ा छोटी हुई, पिचका हुआ इधर से। अब छोटी का बेटा हाफ सेमी, ये वाला। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कई बुक में कई जगह बताया जाता है कि न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा बेटा, उससे उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। उसको ये क्वेश्चन तंग इतना नहीं कर रहा था, उसको ये तंग कर रहा था कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और कुछ उसने बेटा इनको भी पढ़ा हुआ था क्या, जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था वो किससे इंस्पायर्ड था? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे ना उसे, मतलब वो गैलीलियो ने दिया था। और गैलीलियो बेटा इसके बारे में बातें कर रहा था कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये गैलीलियो बेटा ये बातें कर रहा था। कॉमन सी बात है बेटा, उसने इसकी बातें ये भी ध्यान सुनी। उसके मन में ये क्वेश्चन आया था कि अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व कौन करवा रहा है, कौन सी फोर्स है जो अर्थ को सन के अराउंड घुमा रही है। क्वेश्चन यहाँ से ये बना था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें से ये कहा था कि अगर आपके पास दो मास हैं,
याद रखना बेटा ये पॉइंट मास, ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं आपके पॉइंट मास। अगर पॉइंट नहीं है, बड़े बड़े हैं, फिजिक्स में आप इतनी बड़ी बॉल को भी बेटा पॉइंट मास बोल सकते हो। कंडीशन होती है एक कि उन दोनों के बीच का जो गैप है बेटा वो उसके साइज के कंपैरिजन यानी कि रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को पॉइंट मास कंसिडर तब करेंगे अगर सेपरेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज। जैसे आप अगर हम बैठे हैं तो पॉइंट मास नहीं मान सकते, लेकिन यहीं से इस बंदे को अगर बेटा हम असंध से पार छोड़ाएं, ठीक है ना, जयसिंहपुर से भी आगे छोड़ाएं, अब सेपरेशन ज़्यादा हो गया साइज के कंपैरिजन में, अब दोनों को पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है। तो पॉइंट मास है, इनके सेंटर से बेटा इसके सेंटर का सेपरेशन कितना मान लो r, इसका मास मान लो बेटा m1 है, इसका मास मान लो बेटा m2। तो न्यूटन ने ये बताया कि मास मास को बेटा अट्रैक्ट करता है, मास मास को अट्रैक्ट करता है। तो जो बेटा अट्रैक्शन वाली फोर्स है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर। यहाँ से उन्होंने क्या बताया, एक कांस्टेंट निकल कर आया जी, जिसका जिक्र बेटा हम डायमेंशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। आगे बेटा इसकी यूनिट के ऊपर तो काफ़ी चर्चे हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर देखो उस चैप्टर में अगर आप यूनिट भूल भी जाते हो, बच्चा जब नया नया आता है ना 11th में नहीं याद रहती, अब बेटा ये फॉर्मूला याद करना आपकी मजबूरी है, पूरा चैप्टर है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा जी की यूनिट निकालनी है, तो फोर्स क्या होती है न्यूटन, और बेटा ये मास मास केजी होता है ना, तो ये केजी का स्क्वायर नीचे चला जाएगा यानी कि, और ये मीटर का स्क्वायर बेटा ऊपर चला जाएगा। तो मेन बेसिक यूनिट आप ये लिख सकते हो न्यूटन केजी इनवर्स सॉरी केजी पावर -2, और ये आपका मीटर स्क्वायर, ये बेटा जी की यूनिट आ जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो न्यूटन को फोर्स का आता होगा ना, वो लिख सकते, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ इसके बारे में इस फोर्सेस के बारे में कुछ बातें हैं। अच्छा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये मीडियम पर डिपेंड है, दो मासेस के बीच में चाहे जो मर्जी मीडियम डाल दो, वाटर डाल दो, ऑयल डाल दो, जो मर्जी डाल दो, उनके बीच की जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है वो सेम रहेगी हर हाल। और इस चैप्टर को ना बड़े ध्यान से करना, कसम से बता रहा हूँ, क्यों, 12th का पहला चैप्टर इसी का भाई है। कूलम्स लॉ आएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगी, इसके लगभग सारे रिजल्ट उसके जैसे हैं। तो इस चैप्टर से इंस्पायर्ड है वो चैप्टर, वो दो चार्जेस के बीच की फोर्स की बात करता है। फॉर्मूला बड़ा लगभग सेम होता है, के आ जाता है बस वहां पर Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मानते हैं वो लगभग डिट्टो बनते हैं। तो वो वहां पर आप समझ जाना भी इसको करना कितना जरूरी है। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लगभग सेम काम चलेगा, ठीक है। पहला दूसरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इस फोर्स की ना कुछ खास बातें हैं, वो लिखते हैं, याद रखना।
अब ये फोर्स जो निकाली बेटा कौन सी आई है, इसने इस पर लगाई या इसने इस पर लगाई? ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो बेटा, ये कौन सी फोर्स है, पहले तो ये बताओ ना। इसने इस पर लगाई या इसने इस पर लगाई? मतलब ये वो फोर्स है, इतनी ही फोर्स ये उस पर लगाएगा और यही फोर्स ये, अगर ये फोर्स सोल्व करने के बाद मान लो 10 न्यूटन आएगी, इसका मतलब क्या है, इसने इस पर 10 न्यूटन लगाए और इसने इस पर 10। चाहे अगर ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक मास बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, कम ज़्यादा भी हो जाए। अगर 15 न्यूटन निकल कर आ गई, इसने इस पर 15 लगाई, इस छुटकू से ने इस पर 15 लगाई, ये नहीं कि इस पर कम लगाएगा, इक्वल। तो मतलब पहली बात क्या है, ये फोर्सेस बेटा इक्वल होती है इन मैग्नीट्यूड में। मतलब एक बॉडी जो दूसरी पर लगाएगी और दूसरी उस पर लगाएगी बदले में, तो दोनों फोर्सेस बेटा इक्वल होंगे। तो एफ जी लिख दूंगा बेटा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का बेटा क्या चक्कर रहेगा, सेम रहेगी या अपोजिट रहेगी? बेटा अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, तो डायरेक्शन बेटा दोनों तीर की अपोजिट है। तो एफ जी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, तो कह सकते हो, थोड़ी छोटी सी फिगर बना लेते हैं बेटा। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी, ठीक है ना। अगर इसने इस पर फोर्स लगाई तो ए पर लगाई बी ने, ये मान लो, और बी पर लगाई ए ने, ये मान लो। क्या बेटा मैंने ठीक लिख दिया? ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, तो वही बात है। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। अगर एक दूसरे पर लगाएगा बदले में भी बेटा मिलेगा। अब नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है, सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैसे लगेगी? क्या ऐसे लगेगी? मान लो दो मासेस हैं, क्या ये मास ऐसे फोर्स लगाएगा और ये इस पर ऐसे लगाएगा 5 न्यूटन 5 न्यूटन, या नहीं? नहीं ये ऐसे फोर्सेस नहीं लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे इन दोनों को बेटा मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, उस लाइन के अलोंग। मतलब ये इस पर ऐसे लगाएगा और ये इस पर, इसी फोर्सेस का नाम होता है सेंट्रल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि एफ जी इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बेटा वो होती है जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है, ठीक है ना, वो सेंट्रल फोर्स होती है। तो सेंट्रल फोर्स क्या होती है? एक्ट्स अलोंग लाइन joining the two masses, दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना उसके अलोंग लगे, बस ये याद रख लें। ये फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, याद रखना। दूसरी बॉडी को हमेशा खींचेगी, कभी रिपेल नहीं करेगी। तो लिख सकते हो ऑलवेज अट्रैक्टिव। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब ऑलरेडी बताया हुआ है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव में लिखवाया हुआ था बेटा वहाँ पर। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स
मतलब इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। इसकी रेंज कैसी है, लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज है? लॉन्ग रेंज। 4 फोर्सेस की थी ना आपने पहले चैप्टर में, फंडामेंटल 4 फोर्स, उसमें एक ये भी आई थी ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे बेटा लॉन्ग रेंज इसी की है, दूर तक। आपको मैं अगर बेटा ऊपर से 100 फुट ऊपर लेकर ले जाऊं, ऊपर से छोड़ दूं, तो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी ना, अर्थ अट्रैक्ट करेगी। 1000 फुट तक भी ले जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके बाद ये अट्रैक्ट करना छोड़ दिया। एक टाइम आएगा, देखते हैं बेटा वो क्या टाइम आती है, कौन सी हाइट आती है जहाँ पर ग्रेविटी 0 होती है। पढ़ा होगा ना ये वाला, एक हाइट पर ग्रेविटी 0 हो जाती है, वो देखते हैं। अब बेटा कहने का मतलब ये है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ये वाली। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है? वीक है, ये याद है, ये वीक फोर्स। एक 4 फोर्स में बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पड़ी थी जो बिजली लगाती है। करंट आपको पकड़ेगा, छुड़वाना मुश्किल है, या अर्थ में पकड़ा हुआ ये छुड़वाना मुश्किल है? करंट से बेटा छुड़वाना मुश्किल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी करंट वाली फोर्स इससे स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये वीक फोर्स है। और इसके बारे में ये मीडियम पर डिपेंड है नहीं, दो बॉडी के बीच में चाहे जो मर्जी रख दो, क्वेश्चन बना देगा बेटा कई बार कि 2 मासेस थे, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, बीच में बेटा वाटर फिल कर दिया, अब बताओ फोर्सेस का क्या होगा? 10 न्यूटन थी, 10 ही रहेगी। मीडियम पर डिपेंड है या ऐसा क्वेश्चन बना देगा, पहले ना पानी था, वाटर था, 2 बॉडी के बीच में फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, अब वाटर को रिप्लेस किससे कर दिया? ऑयल से कर दिया, अब फोर्स 10 न्यूटन। मीडियम पर डिपेंड है, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन अब मुझे क्वेश्चन बताना, ये दोनों ना आपस में फोर्स लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हो। मैंने एक तीसरा मास लाकर बटन के बगल में रख दिया, 2 मास ये आपस में फोर्स लगा रहे थे, मान लो 25 न्यूटन लगा रहे हैं, ये इस पर 25 लगा रहा है, ये इस पर 25 लगा रहा है। मैंने चुपके से बेटा बगल में एक तीसरा पार्टिकल रख दिया, क्या ये फोर्स चेंज होगी या नहीं? भाई इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो ना मास चेंज किया, ना कुछ, ना रेडियस चेंज की, बगल में तीसरा रखा है ना, तो ये थर्ड मास पर डिपेंड, चाहे उसको हटा दो, चाहे इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, लेकिन इस पर नेट अलग लगेगी, नेट फोर्स। ऐसा मान लो आप 2 फ्रेंड हो, एक दूसरे की केयर करते हो, ठीक है ना, तो अब आपका तीसरा फ्रेंड बन गया। आइडियल कंडीशन तो यही है कि आपके जो पहले आपकी केयर थी वो आपकी वैसी की वैसी रहनी चाहिए, तीसरा आने से आपके अपना फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बंदे की केयर करने वाले 2 हो गया, या कह लो दोस्त हैं तो लड़ाई करने वाले 2 हो गए, दिमाग खाने वाले 2 हो गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, इस पर बेटा जो नेट फोर्स आएगी ना, नेट फोर्स तो बेटा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नहीं यकीन हो रहा, मान लो आपने ना आइडेंटिकल मास रख लिए, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, और ये भी, डिस्टेंस मान लो बेटा 1 है, 1 मीटर। अच्छा, ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा? अगर फॉर्मूला लिखें तो F1 = G
25 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, भाई m1 m2 25 हो गया, नीचे बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यानी कि इन दोनों में फोर्स लगने वाली कितनी है 25 g लगा लो। मैं g की वैल्यू नहीं डाल रहा है क्यों लेंथी करना। अच्छा इसके बाद इन दोनों में लगने वाली फोर्स 25 जी लिख देते हैं, यूनिट का चक्कर हो जाएगा नहीं तो। अच्छा इन दोनों में पहले भी 25 लग रही है, इसको हटा दो, अब भी 25 लग रही है, लेकिन इस बंदे पर नेट फोर्स निकालना कितनी आएगी, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है कितनी फोर्स है बेटा 25 जी से, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है कितनी से 25 जी से, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स चेंज होगी ना, पहले ये नेट लगा रहा था 25, अब नेट फर्क होगी, लेकिन इसने अब भी उतनी ही लगाई, तो नेट फोर्स तो बेटा चेंज होगी, आपस में लगने वाली, एक उधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है यार, कॉमन सी बात है, नेट फोर्स 0 हो गया, तो नेट फोर्स तो बेटा इफेक्टेड होगी, क्वेश्चन देख लेना जब लिखा हो, लेकिन आपस में उन दोनों के बीच वाली फोर्स सेम रहे, ठीक है ना, थर्ड पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगी। एक ना इसकी वेक्टर फॉर्म होती है बेटा, वो लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म बेटा की होगी आपने, ये लास्ट टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में क्या देते हो साथ में डायरेक्शन देते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मासेस हैं बेटा भाई, m1 एक ये है बेटा, m2 डिस्टेंस बेटा r मान लो। अच्छा 1 है, इसका मतलब लिखने जा रहे हैं फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, m1 पर फोर्स लगा रहा है m2, वो कितनी आएगी भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, जी m1 m2 डिवाइड बाय r का, लेकिन डायरेक्शन देनी जरूरी। अब इस पर बेटा इसने फोर्स लगाई, किधर लगाई होगी अपनी डायरेक्शन में, ये m2 ने लगाई है m1 पर, तो m1 पर जो m2 ने फोर्स इधर लगाई होगी, अब ये 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, आप क्या लिख सकते हो r कैप क्यों लगा दिया, यूनिट वेक्टर में तो डायरेक्शन बता रहे हैं सिर्फ, इसीलिए 1 से, इस r12 का मतलब क्या है, एक 1 से हम 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, अट्रैक्ट करेगा ना, इधर ही अट्रैक्ट करेगा, तो 1 से 2, कैप इसलिए लगा दिया कि यूनिट वेक्टर बन गया। F21 बेटा लिखना कितनी आएगी, F21 जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर, इस पर बेटा ये तो थी आपकी ये वाली, और ये वाला इस पर इधर खींचेगा तो बेटा ये लग जाएगी F2 पर लगा रहा है 1, तो बेटा इधर ही खींचेगा, तो ये आ जाएगा R21 का। अब ये दोनों वेक्टर हैं, ध्यान से देखो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, बस डायरेक्शन तो फर्क है, मैग्नीट्यूड तो बेटा दोनों का यूनिट है 1 1, तो आपको ये पता है कि दोनों की डायरेक्शन में फर्क है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, तो ये कर दो, पुट इन, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, पुट इन 2 में बेटा R21 की जगह क्या पुट कर दो, ये वाला, हाँ मैम,
या 1 में पुट कर दो ना, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलेगा। 1 में पुट करो तो यहाँ पर लिख देते हैं F1 जी तो बेटा सेम का सेम है, M1 M2 बाई आर का स्क्वायर। 1 2 जगह क्या पुट कर दो माइनस का, तो नेगेटिव साइन बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो यही नहीं बन गया, ये तो बेटा यही नहीं बन गया सेम। तो ये लो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ग्रेविटेशन लॉ बेटा किसको ओबे करा, न्यूटन के थर्ड लॉ को, एक्शन एंड रिएक्शन। थस ग्रेविटेशन लॉ obeys न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्शन एक्शन पेयर बनाएगी। कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे।